एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे जून के करंट अफेयर जो कि हमारे जे के प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा 2023 में। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद हम इसका भी पार्ट 2 करेंगे, MCQs विद एक्सप्लेनेशन। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय। इनमें से कौन जो है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को CIC को अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसमें जो अपॉइंट करते हैं वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। देखिए, हमको जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पीरियड में उसमें एड ऑन की गई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो कि किसी एक्ट के द्वारा लाई गई है, उन दोनों को पढ़ना है। अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो कौन सी एक्ट के द्वारा लाई थी? वो RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो आया था 2005 का, इन्होंने लाया था क्या? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इनकी जुरिस्डिक्शन के अंडर इसको एक्सटेंड किया गया था। इसमें कौन कौन होता है? इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 10 से ज़्यादा इसमें मेंबर नहीं होते। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज़। कौन कौन सी कमिटीज़ के द्वारा इनको रिकमेंड किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ओपोजिशन के द्वारा, और कैबिनेट मिनिस्टर जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये है हमारे जिनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे RTI की बात की गई थी करंटली न्यूज़ में, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशंस में RTI के बारे में बताया गया था। ओके, तो ये इसीलिए करंटली जो है न्यूज़ में था। अगर हम बात करें कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसको और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि RTI एक्ट 2019 में एक नए रूल्स लाए गए जिसमें बोला गया कि जो टेन्योर है कमीशन का, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के जो टेन्योर होता है उन्हें कट टू 3 साल के लिए किया जाए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद के रखना आप सब कि अभी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो ईयर है वो है 3 ईयर्स के लिए अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट ऑफ 2019। बैक टू अगर हम देखें 2005 में इनका टेन्योर जो होता था वो 5 ईयर्स तक होता था, या फिर रिटायरमेंट एज होती थी 65 ईयर्स, ऐसा इनका टाइम पीरियड होता था। बट RTI एक्ट 2019 के एक्ट में ये लिखा गया कि इनका जो टाइम पीरियड होगा, टेन्योर होगा, वो सिर्फ 3 साल का होगा। अगर इनकी बात करें सैलरीज एंड अलाउंसेस की, ऐसा बोला गया था कि इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस है वो दिए जाएंगे अकॉर्डिंग टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जितनी दी जाती है वो उतनी ही दी जाएगी। बट RTI एक्ट 2019 ने इसे रिमूव कर दिया इस प्रोविजन को, और बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनकी सैलरीज एंड अलाउंसेस देगी। इसमें जो हमने पढ़ना है वो हमने चीफ जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसके बारे में पढ़ना है। एंड एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनका टेन्योर भी मैंने आपको बता दिया कि कट टू 3 ईयर्स हो गया है अकॉर्डिंग टू RTI एक्ट ऑफ 2019। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे करंट में रहा। कौन सा ऐसा हाई कोर्ट है जो पहला हाई कोर्ट बना? उन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट बनाई जो कि ये जो है अपने परफॉर्मेंस, यानी कि स्टेट में किस तरीके के उन्होंने काम किए हैं अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर, उन्होंने बताया। ओडिशा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश है, इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेट इज़ ओडिशा। ओडिशा गवर्नमेंट ने ऐसा एक पहली ऐसी हाई कोर्ट है ओडिशा हाई कोर्ट एक पहली ऐसी हाई कोर्ट है जिन्होंने एक एनुअल रिपोर्ट बनाई अपने परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, चलो, ये एक सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में भी बताया था। देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लेजिस्लेटिव जो है उनका अपना काम है, एग्जीक्यूटिव जो है उनका अपना काम है, जुडिशरी का अपना काम है। ठीक है, अगर इन दोनों में से ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या दिखता है कि कहीं ये पावर अपना जो है अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, यानी कि इनको जितनी पावर दी है वो उतना ही इस्तेमाल करें, उसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें। तो सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि बैलेंस ऑफ पावर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों की इक्वल पावर है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन वो है ऑप्शन ए, PIL।
ओके, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से बोरो किया गया है, तो वो किया गया है USA से। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंडिया में PIL का कॉन्सेप्ट आया 1976 में, आपको यही डेट याद रखनी है। तो इंट्रोड्यूस किया था जस्टिस कृष्णन अय्यर ने किया था। तो PIL हम जो है कौन कौन फाइल कर सकता है, PIL जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो कौन कौन फाइल कर सकता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, बट इसीलिए करें कि कहीं उनका पर्सनल एजेंडा ना हो, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करें, पर्सनल एजेंडा के नहीं हो, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए करें। कोर्ट अवेयरनेस देख सकती है अगर मैक्सिमम मतलब कोर्ट उसमें तब देख सकती है जब मैक्सिमम पब्लिक वहाँ पे इंपॉर्टेंस हो, मैक्सिमम पब्लिक का इंटरेस्ट हो, तब भी उनको एक जो है एक एडवोकेट भी दिया जाता है, अपॉइंट किया जाता है ताकि वो उस केस को हैंडल कर सके। तो PIL एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल्ड PIL, ओके, बट हमारा क्या होना चाहिए, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं होना चाहिए, हमारा होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है PIL का कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PIL का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, USA से आया था, एंड इंडिया में सबसे पहले 1976 जस्टिस कृष्ण अय्यर ने लाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट एक वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स का, तो कौन से वायलेशन हो रहा है, तो ये हो रहा है हमारा 14, 15 एंड 21। ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। एक केस हुआ था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1977 में, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, 15 और 21 आर्टिकल का क्या करते हैं, ये वायलेट करती है। सेक्सुअल हैरेसमेंट आती है हमारे इन आर्टिकल 14 जो है वो हमारा आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 15 आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, और आर्टिकल 21 आ जाता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए राज्यसभा की, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 250 स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ओके, चलो अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है और उसको डिसॉल्व कोई नहीं कर सकता। देखिए, जो हमारे पॉलिटी सेक्शन होता है ना, उससे मैक्सिमम जो है हमारे से करंट अफेयर के रिलेटेड ही MCQs बनते हैं। तो ये सब जून के करंट अफेयर्स हैं और जून के करंट अफेयर से ही मैंने ये MCQs बनाए हैं, एंड इनका जो एक्सप्लेनेशन है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप लोग इनके बारे में और थोड़ा सा जान सके कि राज्यसभा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये परमानेंट हाउस है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250, बट अगर करंटली देखा जाए 245 है। तो 38 मेंबर प्रेजेंटली इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी से, और 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कि आर्ट्स में इनमें जो होते हैं माहिर होते हैं, आर्ट्स साइंस में, ठीक है, इनमें माहिर होते हैं। तो 12 नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट से। टर्म देखा जाए तो 6 ईयर होता है। हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर को, यहाँ से जो 1/3 मेंबर होते हैं उन्हें रिटायर किया जाता है हर 2 साल के बाद। रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड होते हैं अंडर आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और ये करंट न्यूज़ में भी था। तो कौन से शेड्यूल में आता है, ये आता है हमारे 10th शेड्यूल में। एंड जो हमारा 4th शेड्यूल है, हाँ यहाँ पे देखिए जो 4th शेड्यूल है वो हमारे राज्यसभा के मेंबर से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे जो हमारे शेड्यूल्स हैं उनसे भी रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा की सीट्स के लिए कौन सा शेड्यूल में मेंशन है, तो वो है 4th शेड्यूल। ओके, तो यहाँ पे हमारा 11th शेड्यूल है जो वो 73rd अमेंडमेंट बताता है। तो 12th शेड्यूल जो है 74th अमेंडमेंट बताता है, और 10th जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये कौन सी अमेंडमेंट में आया था ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, सेंट तुकाराम के बारे में है। इनमें से कौन से सेक्ट से वो बिलोंग करते थे। सेंट तुकाराम जो है वो वरकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे। तो ये जो है हमारा आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंट तुकाराम तो ये वरकारी सेक्ट से बिलोंग करते थे। तो ये जो है ये भक्ति मूवमेंट से है। सेंट तुकाराम जो है वो भक्ति मूवमेंट से है। तो भक्ति मूवमेंट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे जो हमारा प्रीलिम्स है उसके लिए। ठीक है, तो सेंट तुकाराम जो है ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि PM जो थे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने संत तुकाराम का एक मंदिर जो है देहू महाराष्ट्र में इसको
इनॉग्रेशन की, ठीक है। तो ये जो थे ये भक्ति मूवमेंट से थे, महाराष्ट्र के सेंट थे, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट थे मराठी लैंग्वेज के। इन्होंने काफ़ी कीर्तन लिखे हैं, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स लिखे हुए हैं, किसके लिए, विठोबा या विठल, जो कि हिंदू गॉड विष्णु के एक अवतार है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि सेंट तुकाराम जो है वो कौन से सेक्ट से उन्होंने फाउंड किया था, तो वो था वरकारी सेक्ट। नेक्स्ट है, देखिए हमारे से ना टाइगर रिजर्व्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, वो बिहार में है, इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अंबुबाची। अंबुबाची जो है वो कहाँ पे मेला जो है सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो किया जाता है असम में, ठीक है। असम में अंबुबाची मेला जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। 36th स्टेट बना, वन नेशन वन राशन कार्ड, कौन बना, असम। असम बना 36th नेशन और वन नेशन वन राशन कार्ड इन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो ये आपको याद रखना है कि असम कौन सा 36th स्टेट बना जिन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को एक्सेप्ट किया, तो वो था असम। नेक्स्ट है नोंगकलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी स्टेट में है, तो वो है मेघालय में। तो मेघालय में इसलिए ये न्यूज़ में था क्योंकि मैनसमर वो आपको पता ही है, और चिरापुंजी जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होता है। तो ये नोंगकलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ये जो मैनसरम जो है और चिरापुंजी यहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, तो इसीलिए ये यहाँ पे फेमस था। एंड देन उसके बाद एक बैम्बू ड्वेलिंग जो है बैम्बू ड्वेलिंग बैट एक न्यू स्पीशी मिली है, कहाँ पे, मेघालय में, इसीलिए ये न्यूज़ में था। ओके, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ फिर से, मेघालय में क्या मिला था, बैम्बू ड्वेलिंग बैट मिली थी। ओके, बैम्बू ड्वेलिंग बैट मिली थी कहाँ पे, नोंगकलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो ये जो है एक नई स्पीशी मिली है, तो यहाँ पे मिली है नोंगकलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और ये कहाँ पे है, मेघालय में है। चलो नेक्स्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हमसे जो डिस्प्यूटेड एरिया होता है ना, काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे आपको यूक्रेन और रशिया के बारे में पूछा था कि यूक्रेन और रशिया का वॉर जो है वो कौन सी सी के पास हो रहा है, ब्लैक सी के पास हो रहा है। तो वैसे ही इससे रिलेटेड भी पूछ सकते हैं कि हंस एक आइलैंड है वो डिस्प्यूट किसके बीच में है, डेनमार्क और कनाडा के बीच में। ये आपको याद रखना है, डेनमार्क एंड कनाडा के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है आइलैंड पे। डेनमार्क बोली है मेरा आइलैंड है एंड कनाडा बोली है हमारा आइलैंड है, तो इसी वजह से एक डिस्प्यूट है हंस आइलैंड पे। तो ये आपको याद रखना है, हंस आइलैंड किसके बीच में डिस्प्यूट है, डेनमार्क एंड कनाडा के बीच में। नेक्स्ट है एक लेक के बारे में भी पूछा जाता है, सावा लेक जो रिसेंटली डिसअपियर हो गई थी, वो कौन सी कंट्री में है सावा लेक, तो वो है हमारी इराक में ये लेक है, डिसअपियर हो गई है लेक सावा। इसको पर्ल ऑफ द साउथ भी कहा जाता था। तो ये लेक जो है पूरी तरीके से डिसअपियर हो गई है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है जून 29 में। तो जून 29 याद रखना है। तो ये आपको पता है नेशनल स्टैटिस्टिकल डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अभी प्रसन्नता चंद्र मैलन हॉबिस की जो उन्होंने ही फाउंड किया था, तो उसी के लिए ये बनाया जाता है। ये जो 29 जून है नेशनल स्टैटिस्टिकल डे बनाया जाता है क्योंकि इन्होंने इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट भी फाउंड किया था। और हमारा जो मैलन हॉबिस मॉडल है, जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान का मैलन हॉबिस जो मॉडल है वो भी इन्हीं के नाम पे है। सेकेंड 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान, जिसमें हमने मैलन हॉबिस मॉडल के बारे में पढ़ा है, जिसमें प्राइमरी फोकस किस पे था, पब्लिक सेक्टर प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये थे हमारे 11 क्वेश्चन जिसमें हमने करंट अफेयर्स के कुछ जो हमारे करंटली न्यूज़ में थे जून में वो हमने पढ़ लिए। एंड इसमें पॉलिटी सेशन हमने पढ़ा है और साथ में हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत अपना जो प्लेसेस इन न्यूज़ में थे एंड आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड पढ़े हैं। आर्ट एंड कल्चर में देखा जाए आप लोगों ने 2-3 चीज़ें और पढ़नी है, जैसे हमने कबीर के बारे में पढ़ना है, जितने भी भक्ति सेंट्स थे उनके बारे में पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संत तुकाराम के बारे में और पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये जो थे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स जो कि जून के रिलेटेड थे। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट और पार्ट 2 लेके आएंगे इसका, जिसमें हम और डिटेल से पढ़ेंगे अपने जून के जितने करंट अफेयर रह गए उनको।
सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। एंड जो न्यू है, जिन्होंने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड बाय बाय।